आइए अब हम जानते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत के विषय में। संयोजकता आबंध सिद्धांत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? निश्चित रूप से इसके पहले के जो सिद्धांत दिए गए थे उनमें कुछ कमियां थीं। आपने इसके पहले जाना है लुईस थ्योरी के बारे में, लुईस सिद्धांत के विषय में। लुईस सिद्धांत अणुओं के बीच पर जो आबंध बनने की तो बात करता है, लेकिन वह उसकी व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा कई ऐसे अणु हैं जैसे कि हाइड्रोजन H2 अणु हैं, F2 अणु हैं, ये इनके बीच एकल बंध पाया जाता है, लेकिन इनकी बंध लंबाई तथा इनकी आबंध एंथैल्पी दोनों में भिन्नता होती है। यह क्यों होता है? लुईस सिद्धांत इसको समझाने में असमर्थ था। इसके अलावा भी बहुत से जो बहुपरमाणुक अणु होते हैं उनकी आकृतियों में भिन्नता क्यों पाई जाती है, यह भी लुईस थ्योरी हमें नहीं बताती है। इसके अलावा भी अणु के ऊर्जा या उसके स्थायित्व के विषय में लुईस सिद्धांत हमें नहीं बताता है। इसके अलावा आपने जो VSEPR सिद्धांत के बारे में जाना, उसमें हमने देखा कि उसका उपयोग सीमित है। वह केवल हमें अणु की आकृति के बारे में जानकारी देती है, लेकिन वह उसके बारे में और अधिक व्याख्या करने में असमर्थ है। इन सभी जो कमियां थीं उसे दूर करने के लिए हाइटलर एवं लंदन के द्वारा 1927 में एक नया सिद्धांत दिया गया, जिसे हम संयोजकता आबंध सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में पाउलिंग ने बाद में संकरण की अभिधारणा को इसमें जोड़ा। यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए पहले जानते हैं क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन अणु किस प्रकार बनता है। जब हाइड्रोजन परमाणु दूर दूर होते हैं तो इनके बीच किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन परमाणु पास पास आने लगते हैं तो इनके बीच नए आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक अपने इलेक्ट्रॉनों को तो आकर्षित करता ही है, साथ ही यह दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को भी आकर्षित करता है। इसी तरह से दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, साथ ही दोनों हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों की तुलना में अधिक होता है। यही कारण है कि ये हाइड्रोजन परमाणु आपस में पास आते हैं। जब ये पास आते हैं तो यहाँ पर चूंकि आकर्षण बल अधिक होता है, अतः इनकी ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में कमी आती जाती है। और एक स्थिति आप देख सकते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है जब इनकी ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, और इस स्थिति में दोनों हाइड्रोजन परमाणु बंधित अवस्था में आबंधित अवस्था में कहे जाते हैं। इस स्थिति में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जो दूरी होती है उसे हम आबंध लंबाई कहते हैं, और इस तरह जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम आबंध एंथैल्पी कहते हैं। हाइड्रोजन के लिए आबंध लंबाई का मान 74 पिकोमीटर होता है तथा इसके लिए आबंध ऊर्जा का मान 436 किलो जूल पर मोल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो हाइड्रोजन परमाणुओं से एक हाइड्रोजन अणु के बनने में ऊर्जा में कमी आती है, और यही कारण है कि हाइड्रोजन विलगित हाइड्रोजन परमाणुओं की तुलना में आणविक हाइड्रोजन H2 अणु अधिक स्थायी होता है, और यही कारण है कि यह प्रकृति में H2 के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध का निर्माण दोनों ही परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के दान करने से होता है, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा होता है। सहसंयोजक आबंध हमें आबंध बनने की प्रक्रिया के बारे में बताता है, या आबंध ऊर्जा के बारे में भी बताता है, तथा हमें आबंध की दिशा के बारे में भी जानकारी
देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो संयोजकता बंध सिद्धांत में है वो ये कि इसमें यह माना गया है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वह ऑर्बिटलों में उपस्थित होते हैं और जो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऑर्बिटल ही आपस में अतिव्यापन करके ओवरलैपिंग के द्वारा बंध का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं इनके कौन कौन से मुख्य अभिग्रहित हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार संयोजकता आबंध सिद्धांत या संयोजकता आबंध का निर्माण संयोजकता कोश के उन ऑर्बिटलों के बीच अतिव्यापन के द्वारा होता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि यह अर्धपूरित ऑर्बिटलों के अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा या आबंध बनने की बात करता है। दूसरा बिंदु यह है कि अतिव्यापन के बाद जो ऑर्बिटलों के मध्य में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बन जाता है और इस तरह से यहाँ पर दोनों परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और यह इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों परमाणुओं को बांधे रहता है और जिससे अणु को स्थायित्व प्राप्त होता है। अगले बिंदु में हम देखेंगे कि अतिव्यापन की सीमा, अगला बिंदु यह कहता है कि अतिव्यापन की सीमा जितनी ज्यादा होगी बंध उतना मजबूत या प्रबल बंध बनता है, यानी कि जो ओवरलैपिंग है वो समानुपाती होती है आबंध एंथैल्पी के। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा मजबूत बंध बनेगा और उसे तोड़ने के लिए हमें उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी तरह जो ओवरलैपिंग है वह आबंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि ओवरलैपिंग की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी दोनों परमाणुओं के बीच जो आबंध लंबाई होती है वह उतनी कम होती जाएगी। अगला बिंदु जो इसमें कहता है कि सहसंयोजक आबंध की दिशा, सहसंयोजक आबंध की दिशा अतिव्यापन की ऑर्बिटलों के अतिव्यापन की दिशा ही होती है, यानी कि यदि दो ऑर्बिटल अंतर्नाभिकीय अक्ष की दिशा में अतिव्यापित होते हैं तो आबंध की दिशा भी वही होगी। यदि दो ऑर्बिटल अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत अतिव्यापित होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो उनकी दिशा अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत होगी। अब हम जानते हैं परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। जब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में उपस्थित होता है और ऑर्बिटल वह स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। तो यहां पर जो अतिव्यापन है वह ऑर्बिटल तरंग फलन के स्पेस में दिशा तथा उनके चिन्ह दोनों पर निर्भर करता है। यदि ऑर्बिटलों के चिन्ह तथा उनकी दिशा समान होती है तब उनके बीच अतिव्यापन होता है, अन्यथा उसे हम धनात्मक अतिव्यापन कहते हैं। और यदि दोनों ऑर्बिटलों अतिव्यापित होने वाले दोनों ऑर्बिटलों की दिशा तथा उनके चिन्ह विपरीत होंगे तो उनके बीच अतिव्यापन नहीं होता है। इसी तरह से यदि चिन्ह समान भी है और एक जो ऑर्बिटल है इस तरह से अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत अतिव्यापित हो रहा है और दूसरा अंतर्नाभिकीय अक्ष की दिशा में है, तो इस प्रकार से जो अतिव्यापन होगा उसे हम शून्य अतिव्यापन कहते हैं। तो अतिव्यापन के लिए ऑर्बिटलों की दिशा तथा उनकी चिन्ह, उनका फेज दोनों ही समान होना चाहिए। अब हम जानते हैं सहसंयोजी आबंध के प्रकारों को। अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर ही सहसंयोजी आबंध के दो प्रकार होते हैं। एक है सिग्मा आबंध जिसे हम सिग्मा चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं और दूसरा होता है पाई आबंध जिसे हम पाई चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। सिग्मा आबंध का निर्माण तब होता है जब दो ऑर्बिटल अंतर्नाभिकीय अक्ष की दिशा में अतिव्यापित होते हैं। अंतर्नाभिकीय अक्ष
बच्चों, जब दो परमाणुओं के नाभिकों को मिलाने वाली जो अक्ष होती है, जो लाइन होती है, उसे हम कहते हैं अंतरनाभिकीय अक्ष। और इस दिशा में जब अतिव्यापन होता है तब सिग्मा बंध बनता है। अब हम देखेंगे कि अंतरनाभिकीय अक्ष की दिशा में अतिव्यापन किस किस प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले है एस अतिव्यापन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें दो परमाणुओं के s ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए आप हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं का उदाहरण ले सकते हैं। हाइड्रोजन के दोनों परमाणु के 1s और 1s ऑर्बिटल, जो कि गोलाकार आकृति के होते हैं, वो आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, जिससे H2 अणु का निर्माण होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो अतिव्यापन होगा वो एक s और दूसरे p ऑर्बिटल के मध्य होगा। उदाहरण के लिए हम इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड का बनना देख सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल फ्लोरीन के एक p ऑर्बिटल, जो कि p जेड ऑर्बिटल होता है, उसके बीच अतिव्यापन करके यहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। इसी तरह से p अतिव्यापन भी हो सकता है जब दो p ऑर्बिटल आपस में अंतरनाभिकीय अक्ष की दिशा में अतिव्यापित होते हैं, तब भी सिग्मा बंध का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हम इसमें फ्लोरीन अणु का बनना देख सकते हैं। दोनों ही फ्लोरीन परमाणु के जो p जेड ऑर्बिटल हैं, अंतरनाभिकीय अक्ष की दिशा में अतिव्यापित होते हैं और इस तरह से फ्लोरीन अणु का निर्माण होता है, जिनके बीच सिग्मा बंध पाया जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि जहां पर PP अतिव्यापन की सीमा सबसे ज़्यादा होती है और इस तरह से PP जो समाक्ष अतिव्यापन होता है, उससे जो बंध बनता है वो सबसे अधिक मजबूत होता है, प्रबल बंध होता है। उससे कम अतिव्यापन की सीमा एक s और एक p ऑर्बिटल के बीच पाई जाती है, तथा सबसे कम जो अतिव्यापन होता है वह 2s ऑर्बिटलों के बीच पाया जाता है। पाई आबंध। पाई आबंध के निर्माण में परमाणविक ऑर्बिटल इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं कि उनके अक्ष एक दूसरे के समानांतर तथा अंतरनाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं। इस प्रकार के अतिव्यापन में पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो दोनों नाभिकों के मध्य में न रहकर अंतरनाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे होता है। यही कारण है कि पाई आबंध जो होते हैं वो दुर्बल बंध होते हैं, क्योंकि इनमें जो अतिव्यापन है वह पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है, जो कि समाक्ष अतिव्यापन की तुलना में कम होता है। और इस तरह से जो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बंध बनते हैं वो दुर्बल होते हैं।